आज हम अध्याय 3 धातु एवं अधातु में धातुओं की जल से कैसे क्रिया होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। आपके प्रश्न आता है कि धातु जल से किस प्रकार से क्रिया करते हैं, क्या बनता है समझाइए, या कैसे भी प्रश्न दिया जाए। तो अगर हम अलग अलग प्रकार की धातुओं को लें, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लोहा, तांबा, और इनकी क्रिया पानी से करवाएं, जल से करवाएं, तो हम पाएंगे कि कुछ धातु तो ठंडे जल से क्रिया कर लेती है और आग भी लग जाती है। कुछ धातुएं ठंडे जल से तो क्रिया नहीं करती, परंतु गर्म जल से क्रिया करती है और हाइड्रोजन गैस देते हैं। कुछ धातुएं जल से क्रिया ही नहीं करती। तो आज का जो टॉपिक है वो है धातुओं की जल से क्रिया। अगर सामान्य रूप से हम देखें, अगर धातु जल से क्रिया करते हैं तो धातु जल से क्रिया करके उस धातु का ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त। सोडियम है, सोडियम की क्रिया जब जल से करवाई जाती है, जल से करवाई जाती है तो सोडियम का ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? सोडियम का ऑक्साइड, और ये हाइड्रोजन गैस बाहर मुक्त होती है। तो इसके अलावा इसके स्थान पे कोई और भी धातु हो सकती है। तो सामान्य रूप से आप बात करोगे तो कहोगे कि धातुएं जल से क्रिया करके धातुओं का ऑक्साइड बनाती है और कौन सी गैस मुक्त करती है? हाइड्रोजन। आपको पूछ लिया जाए कि धातुएं जल से क्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? हाइड्रोजन। अब और ध्यान देंगे, सभी धातुओं में से कुछ धातु ऑक्साइड जो होते हैं जल में वापस घुल जाते हैं। कुछ धातु ऑक्साइड क्या होते हैं? जल में वापस घुल जाते हैं, और वो धातु ऑक्साइड धातु के हाइड्रोक्साइड बनाती है। वो धातु ऑक्साइड क्या बनाती है? धातु हाइड्रोक्साइड। जैसे Na2O, ये तो हो गया धातु ऑक्साइड, ये जल से क्रिया करती है और जल से क्रिया करके धातु का हाइड्रोक्साइड, जैसे सोडियम धातु ली थी, सोडियम धातु का ऑक्साइड था, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो ये जलीय विलयन है। तो यहाँ दो बातें आई कि धातुएं जल से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। दूसरी बात, कुछ धातु ऑक्साइड जल में विलय होती है, सभी नहीं, कुछ धातु ऑक्साइड जल में क्या होती है? विलय होती है, और वो जल में विलय होकर के उन धातुओं के हाइड्रोक्साइड सोलन यानी क्षारीय विलयन बनाते हैं। अब अलग अलग उदाहरण देते हैं अलग अलग धातुओं के। पोटेशियम और सोडियम, ये जो दो धातुएं हैं, ये ठंडे जल से ही तेजी से क्रिया करती है। इस प्रश्न को आपको पूछा जा सकता है कि क्या कारण है कि सोडियम या पोटेशियम जल के संपर्क में आते ही आग लग जाती है। सोडियम धातु होगा, उसमें पानी डाल देंगे तो उसमें आग लग जाएगी। कुछ लोग जो ठग होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ ऐसा मटेरियल ले लेते हैं, उसमें पानी की बूंद डालते हैं कि देखो फिर आग लग जाती है, तुम्हारे घर में तो भूत प्रेत का साया है। तो ये सब किसके कारण हो रहा है? इन धातुओं के कारण हो रहा है, कोई चमत्कार या कोई प्रकोप नहीं होता। तो जब सोडियम या पोटेशियम धातु जल से क्रिया करते हैं, जैसे यहाँ पे पोटेशियम धातु है, जल को मैंने H2O नहीं लिखे, क्या लिखा है? HOH। ये जल के दो अणुओं के साथ क्रिया करके और इसका जलीय विलयन बनाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ऐसा ही सोडियम के साथ क्रिया होती है जल के साथ, तो इसका जलीय विलयन बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो इन दोनों अभिक्रियाओं में ध्यान देंगे, जब सोडियम या पोटेशियम ठंडे जल से क्रिया करता है तो इन दोनों अभिक्रियाओं में सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन बनते हैं और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, अर्थात ऊष्मा बाहर निकलती है, और ये अभिक्रिया इतनी तेज़ी से होती है कि जो
ऊष्मा निकली है, इस कारण से हाइड्रोजन गैस का दहन हो जाता है, जलने लग जाती है। तो हम देखते हैं कि सोडियम पे पानी डालते हैं तो आग लग जाती है। तो उसका कारण क्या है? इस अभिक्रिया में जो ऊष्मा निकली वो क्या कर देती है? हाइड्रोजन को जला देती है, हाइड्रोजन गैस को जला देती है और आग लग जाती है। तो यही कारण है कि सोडियम और पोटेशियम धातुओं को केरोसिन के अंदर रखा जाता है, जो आपने कल पढ़ा था। कैल्शियम जो है, इसकी क्रिया जो जल के साथ होती है बहुत ही धीमी होती है, ये आग नहीं पकड़ता। प्रश्न आता है कि जब कैल्शियम को जल से क्रिया कराते हैं तब आग क्यों नहीं लगती? तो अब आपका उत्तर होगा कि कैल्शियम जल के साथ बहुत ही धीमी गति से अभिक्रिया करता है और बहुत कम मात्रा में ऊष्मा निकलती है। गति धीमी होने के कारण हाइड्रोजन गैस की मात्रा बहुत ही कम बनती है, कम ऊष्मा निकलती है। इस कारण से जो है कैल्शियम की जल से क्रिया कराने पर आग नहीं लगती। जैसे ये कैल्शियम है, ये जल है, कैल्शियम OH से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और जो हाइड्रोजन गैस है यहाँ पर मुक्त हो जाती है। लेकिन ये अभिक्रिया बहुत ही मंद गति की अभिक्रिया है, कम ऊष्मा निकलती है, आग नहीं लगती। लेकिन एक दूसरी घटना होती है यहाँ पे, जब जल से क्रिया कराते हैं कैल्शियम की, जो हाइड्रोजन गैस निकलती है उसके बुलबुले कैल्शियम के चारों ओर चिपक जाते हैं। हाइड्रोजन गैस के निकलने वाले बुलबुले इस कैल्शियम के चारों ओर चिपक जाते हैं। पहले जो कैल्शियम डूबा हुआ था पानी में, उसके बुलबुले चिपकने के कारण, गैस के बुलबुले चिपकने के कारण वो क्या हो जाते हैं? हल्के हो जाते हैं और पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। तो प्रश्न आ जाता है, कोई धातु X है, इसकी जल से क्रिया करवाई जाती है तो वह तैरने लगती है। ठंडे जल से क्रिया करो, यहाँ पे ठंडे जल से हो रही है। कोई धातु X है, इसकी क्रिया ठंडे जल से करवाई जाती है तो यौगिक Y बनता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और वह जो पदार्थ X है वो तैरने लगता है। तो अभिक्रिया का समीकरण लिखिए और उस यौगिक का जो नाम बताइए और ये बताइए धातु तैरती क्यों है। यानी 2-3 प्रश्न पूछ सकते हैं। पहले क्या प्रश्न पूछेगा, ध्यान देंगे। इसमें आपके प्रश्न क्या आ सकता है कि कोई पदार्थ X है, कोई पदार्थ X है जिसकी क्रिया जल से कराने पर पदार्थ Y प्राप्त होता है तथा हाइड्रोजन गैस से मुक्त होती है। इस अभिक्रिया में वह पदार्थ X पानी में तैरने लगता है। अभिक्रिया का समीकरण लिखिए और पदार्थ X और Y के नाम बताइए। तो पदार्थ X जो है वो कैल्शियम है। पदार्थ X क्या है? कैल्शियम। जब इसकी ठंडे जल से अभिक्रिया कराई जाती है तो बहुत धीमी प्रक्रिया होगी और कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड जलीय विलयन प्राप्त होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन प्राप्त होगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त। तो यौगिक Y जो है वो क्या हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन होगा। अब ये तैरने क्यों लगता है? जो हाइड्रोजन गैस निकलती है इस कैल्शियम के चारों ओर चिपक जाती है। जो कैल्शियम पानी में डूबा हुआ है, इसके चारों ओर गैस के बुलबुले चिपकने पर, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले चिपकने पर ये हल्की हो जाती है और पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देता है। तो ये कारण। दूसरी एक धातु है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धातु ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता, परंतु गर्म जल से ये जब क्रिया करवाई जाती है तो मैग्नीशियम धातु गर्म जल से क्रिया करके और मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनाता है। आप देख रहे हो HOH, जल को मैंने H2O ने लिख के क्या लिखा है? HOH लिखा। तो ये मैग्नीशियम इस हाइड्रोक्सिल समूह से क्रिया करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH की होल ट्वाइस बनता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है और ये हाइड्रोजन गैस भी जो बनी हुई है इस मैग्नीशियम के चारों ओर चिपक जाती है और मैग्नीशियम को हल्का बना देती है और मैग्नीशियम भी तैरने लग जाता है। तो आपके प्रश्न आता है कि कोई धातु X गर्म जल से क्रिया करवाने पर, यहाँ पे गर्म जल आएगा, कैल्शियम होगा तब ठंडे जल की बात आएगी या खाली जल लिखा हुआ आ जाएगा, और मैग्नीशियम की बात होगी तो जल कैसा होगा? गर्म होगा। तो कोई धातु X गर्म जल के साथ अभिक्रिया करवाने पर यौगिक Y बनाता है तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है तथा वह
धातु X पानी में तैरने लगता है तो उस धातु X का नाम, बनने वाले यौगिक Y का नाम तथा यह बताइए कि वो धातु तैरने क्यों लग जाती है। तब आपका उत्तर को क्या होगा कि धातु X क्या है, मैग्नीशियम। धातु X क्या है, मैग्नीशियम। जब यह गर्म जल से क्रिया करती है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन बनता है, एक्वस सॉल्यूशन बनता है, जलीय विलयन बनता है जो कि यौगिक Y है। तो यौगिक Y का नाम क्या हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। गैस कौन सी बन रही है बता भी दिया, हाइड्रोजन गैस बन रही है। इस बनने वाली हाइड्रोजन गैस के बुलबुले पानी में डूबे हुए मैग्नीशियम के चारों ओर चिपक जाते हैं और ये बुलबुलों हवा के चिपकने के कारण हल्की हो जाती है और ऊपर पानी में तैरने कुछ धातुएं ऐसी होती है जैसे एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। ये धातुएं न तो ठंडे पानी से क्रिया करती है और न ही गर्म पानी से क्रिया करेगी। तो शीतल या गर्म जल दोनों से ही अभिक्रिया नहीं करती है, परंतु जलवाष्प यानी भाप से क्रिया करती है, क्योंकि जलवाष्प का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो ये धातुएं जलवाष्प से जरूर क्रिया करती है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो एल्यूमिनियम धातु पर जब जलवाष्प डाली जाती है, गर्म भाप जब डाली जाती है तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसी प्रकार से जब आयरन, प्रकृति में भी ये जंग लगने की अभिक्रियाएँ होती है, जब तेज़ गर्मी होती है, हवा में नमी होती है तो उससे अभिक्रिया करके जंग लगता है। तो बिल्कुल वही अभिक्रिया यहाँ पे है। लोहे धातु को आयरन धातु की क्रिया जब जलवाष्प से कराई जाती है, बहुत धीमी प्रक्रिया है, लंबे समय लगता है इसमें, तो फेरेसो-फेरिक ऑक्साइड यानी आयरन का ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो ये दोनों ही अभिक्रियाएँ बहुत ही धीमी होती है। कुछ धातुएं जैसे सीसा, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये जल के साथ बिल्कुल भी क्रियाएं नहीं करती है। न तो ठंडे जल के साथ क्रिया करेगी, न गर्म जल के साथ क्रिया करेगी, न ही जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। तो आपके प्रश्न आ जा सकता है, उन धातुओं के नाम बताओ जो जल से किसी भी प्रकार से अभिक्रियाएं नहीं करती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये धातुएं क्रिया नहीं कर सकती। आप कैसे पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सी धातु है जल से अभिक्रिया नहीं करती है, 3 ऑप्शन कुछ और आ जाए और 1 ऑप्शन इनमें से आ जाए। तो आपको ऑप्शन छांटना भी। अपना नया टॉपिक है धातुओं की अम्ल से क्रिया। ज़्यादातर धातु होते हैं उनकी क्रिया जब तनु अम्ल से करवाई जाती है तब क्या होगा, एक सामान्य अभिक्रिया देखें, धातु की क्रिया यदि तनु अम्ल से करवाई जाती है तो जो धातु लिया है आपने उसी का लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो आपको परीक्षा में आ जाए, प्रश्न परीक्षा में, कि धातु की क्रिया जब तनु अम्ल से क्रिया कराई जाती है तो क्या होता है, तो आप कहोगे उस धातु का संगत लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनती है। अब इस के समीकरण आपको खुद को बनाने के लिए दिए गए हैं। तो हम कुछ उदाहरण देखते हैं कि जैसे मैग्नीशियम धातु ली है, आपने कौन सी धातु ली है, मैग्नीशियम धातु ली है। इसकी क्रिया जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाई जाएगी, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाई जाएगी, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस अपने को अलग करनी है। तो अब आप क्या करोगे, मैग्नीशियम और सल्फेट मूलक को जोड़ दोगे तो बन जाएगा MgSO4। मैग्नीशियम सल्फेट बन गया जो कि क्या है, मैग्नीशियम का लवण है और ये हाइड्रोजन गैस है वो पृथक हो जाती है। इसी प्रकार से और देखिए, सोडियम धातु की क्रिया जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाई जाती है तो NaCl तो आपस में जुड़ जाता है, सोडियम क्लोराइड बनता है, साधारण नमक बनता है और ये हाइड्रोजन गैस बाहर मुक्त होती है। इसी प्रकार से जिंक धातु की क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाई जाती है तो जिंक सल्फेट मूलक के साथ क्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस पृथक हो जाती है। इसी तरीके से आपके समीकरण आया, परीक्षा एक की बुक में एक लाइन आई, आपकी पुस्तक में एक लाइन आई है कि आप खुद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक आदि धातुओं की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया का समीकरण बनाइए। तब देखोगे मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है, मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है तो बनेगा MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया और ये हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। इसी तरीके से एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है तो एल्यूमिनियम धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है
और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जिंक की संयोजकता 2 होती है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके ZnCl2 बनाता है, जिंक क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस से मुक्त। तो इन सभी अभिक्रिया में आपने देखा कि जब धातुओं की क्रिया तनु अम्लों से क्रिया करवाई जाती है तो इन धातुओं का लवण बनता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि धातुओं की तनु अम्लों से क्रिया कराने पे क्या होगा, तब आपका उत्तर इतना ही होगा कि धातुओं की तनु अम्लों से क्रिया कराने पर उन धातुओं का संगत लवण बनता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती है जो तनु अम्लों आदि से क्रिया नहीं करती है, उनके लिए क्या होता है। आपने धातुओं की क्रिया अम्ल से देखी और आपने कहा कि धातु अम्ल से क्रिया करके संगत लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। लेकिन एक अम्ल होता है नाइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? नाइट्रिक अम्ल। सूत्र होता है HNO3। तो धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। तो आपके प्रश्न आ जाता है कि ऐसा कौन सा अम्ल है जिससे धातुएं क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं, तब आपका उत्तर होगा नाइट्रिक अम्ल। आपके प्रश्न ये भी आ जाता है कि धातुएं नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं देते हैं, तब आपका उत्तर क्या होगा कि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है। नाइट्रिक अम्ल क्या होता है? एक प्रबल ऑक्सीकारक है। जब अम्ल और धातुओं की क्रिया से हाइड्रोजन गैस बनती है तो इस हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण कर देता है नाइट्रिक अम्ल, और हाइड्रोजन के ऑक्सीकरण होने से क्या बन जाता है? जल बन जाता है। ऑक्सीकरण कह दो या उपचयन पढ़ो। ऑक्सीकरण उपचयन की परिभाषा में आपने पढ़ा है, किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये नाइट्रिक अम्ल क्या करता है? अपने ऑक्सीजन परमाणुओं को इस हाइड्रोजन के साथ जोड़ देता है, तो ये ऑक्सीकारक कहलाया। तो प्रश्न आया, धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं देते हैं, तब आपका उत्तर होगा कि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है। जब धातु की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से करवाई जाती है तो ये बनी हुई हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीकरण करके उसे जल में बदल देता है, और नाइट्रिक अम्ल स्वयं नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन के और डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड में अपचयित हो जाते हैं। तो ये क्लियर हो गया। लेकिन दो धातुएं ऐसी है, एक तो मैग्नीशियम और एक मैग्नीज, जो तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। आपको पूछ लिया जाए ऐसी दो धातुओं के नाम बताओ जो तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, तो आपका उत्तर होगा मैग्नीशियम और मैग्नीज। धातुओं की अम्ल के साथ यदि क्रियाशीलता की बात करें, कौन सी सबसे अधिक क्रियाशील है अम्ल के साथ और कौन सी सबसे कम क्रियाशील है, तो देखेंगे मैग्नीशियम की क्रियाशीलता सबसे अधिक है, उससे कम है एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम से कम है जिंक की, जिंक से कम है आयरन की। तो आपको परीक्षा में आ सकता है कि निम्न तत्वों को क्रियाशीलता के घटते क्रम में लगाइए, तो अब जो अधिक क्रियाशील होगा वो सबसे पहले और सबसे कम क्रियाशील होगा वो सबसे बाद में। ये आपके ये भी आ सकता है कि इनको क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में लगाइए, बढ़ते क्रम में लगाइए तो ये लिखेंगे आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। अब एक टॉपिक आता है अम्लराज के। कुछ धातुएं जैसे सोना और प्लेटिनम जो निष्क्रिय उत्कृष्ट धातु होती है, ये अम्लों से क्रिया नहीं करती, लेकिन दो अम्ल का मिश्रण लिया जा सकता है। एक तो होता है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक होता है सांद्र नाइट्रिक अम्ल। तो 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के ले लिया जाए और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल का ले लिया जाए, यानी 100 ml विलयन बनाना है तो 75 ml विलयन तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सांद्र का ले लेंगे और एक जो भाग है यानी 25 ml आप नाइट्रिक अम्ल का ले लोगे। तो 3:1 में मिलाने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के जो सांद्र विलयन है इनका 3:1 मिश्रण बनाने पे जो नया मिश्रण बनता है उसको एक्वा रेजिया या अम्लराज कहते हैं। और ये इतना प्रबल अम्ल होता है, बहुत ही संक्षारक होता है और ये सोने को और प्लेटिनम को भी अपने अंदर घोल लेता है। तो जो स्वर्णकारी के काम में लेते हैं सोने और प्लेटिनम को पिघलाने के लिए इसी अम्लराज का उपयोग किया जाता है बोरेक्स या सुहागे के साथ में। धातुओं की
अम्लों की क्रिया के बाद नया टॉपिक है कि कोई धातु दूसरी धातु के लवण के जलीय विलयन से क्रिया करती है, तब क्या रासायनिक अभिक्रिया होगी। उदाहरण के लिए देखते हैं, दो प्रयोग है यहाँ पे, एक निष्कर्ष निकालना होगा हमें। पहले अध्याय में भी आपने एक विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी है, उसी का दौरान है कि कोई धातु है, उसकी अन्य धातु लवण से क्रिया करवानी है। मान लो आपने एक बीकर लिया, इस बीकर में कॉपर सल्फेट लवण का, जो कि धातु लवण है, इसका जलीय विलयन ले लिया। अब इसके अंदर एक दूसरे धातु की कील या छड़, जैसे लोहे की कील आपने इसके अंदर इस तरीके से डुबा दी। यह है लोहे की कील, Fe, और ये है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। कुछ समय बाद में आप देखोगे तो इस पात्र के पेंदे में भूरे रंग का पदार्थ कॉपर जमा हो जाता है तथा इस कील के चारों ओर एक परत जम जाती है फेरस सल्फेट की परत चढ़ जाती है। तो इस अभिक्रिया में क्या होगा, ध्यान देंगे, आपने लोहे धातु को Fe को क्रिया करवाई दूसरे धातु के लवण के जलीय विलयन से, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से क्रिया करवाई। तो यहाँ पे आयरन की क्रियाशीलता कॉपर की क्रियाशीलता से अधिक होती है। आयरन अधिक क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है। तो ये क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से या कोई अन्य लवण जो गलित अवस्था में है, उसके गलित अवस्था से अधिक क्रियाशील धातु जो है कम क्रियाशील धातु को हटा देगी, उसके स्थान पे खुद जुड़ जाएगी अभिक्रिया करके। तो Fe कॉपर को तो विस्थापित कर देगा और बनाएगा फेरस सल्फेट, और जो कॉपर है वो पृथक प्राप्त होता है। तो आपने विस्थापन अभिक्रिया अध्याय 1 के अंदर बढ़िया बिल्कुल वही होता है। अधिक क्रियाशील धातु को कम क्रियाशील धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबोया जाता है, तो अधिक क्रियाशील धातु उस लवण के जलीय विलयन से कम क्रियाशील धातु को पृथक कर देती है, विस्थापित कर देती है। तो इस अभिक्रिया में देखोगे लोहा जो है कॉपर सल्फेट से के जलीय विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और नया पदार्थ बनता है फेरस सल्फेट। परंतु इसी अभिक्रिया को यदि हम रिवर्स कर दें, विपरीत कर दें, कि इस लोहे की कील की बजाय हम कोई तांबे की छिलन ले लें, इसी अभिक्रिया को विपरीत कर दें, आप लवण तो ले लो फेरस सल्फेट का जलीय विलयन लोगे, और जो छड़ ली है वो ले ली आपने तांबे की, छड़ ले लो, तार ले लो, कुछ भी ले लो। अब इस अभिक्रिया को देखोगे तो ये अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं होगी। तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब लोहे के तार या कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तब तो कॉपर अलग विस्थापित हो जाता है, परंतु तांबे के तार को फेरस सल्फेट के जलीय विलयन में डुबोते हैं तब अलग से आयरन हमें प्राप्त क्यों नहीं होता। तो आप देख रहे हो कॉपर और फेरस सल्फेट के जलीय विलयन के बीच में जब क्रिया होगी तो कॉपर कम क्रियाशील है, कॉपर क्या है, कम क्रियाशील है, इसकी क्रियाशीलता कम है, और आयरन की क्रियाशीलता अधिक होती है। तो इसकी क्रियाशीलता अधिक होने के कारण इन दोनों के बीच में बना हुआ बंध टूटेगा नहीं, और इस कारण से कॉपर जो है फेरस सल्फेट के जलीय विलयन में फेरस को अलग विस्थापित नहीं कर पाता, तब यह अभिक्रिया नहीं होगी। तो ऐसी अभिक्रिया केवल तभी होगी जब जो धातु की छड़ आपने ली है वो तो अधिक क्रियाशील हो,
और जो लवण का जलीय विलीन है उसमें धातु की क्रियाशीलता क्या हो, कम हो, तभी उस स्थिति में यह अभिक्रिया विस्थापित संपन्न होगी। तो आप देखोगे कि अधिक क्रियाशील धातु की छड़ को जब किसी लवण के जलीय विलयन में डुबोया जाता है तो वह लवण के जलीय विलयन से कम क्रियाशील धातु को अलग कर देता है। और ऐसी अभिक्रिया इस तरीके से अपन देखें, A प्लस कोई भी धातु का लवण B लवण, तो क्या होगा, A B के स्थान पे आ जाएगा तो A का लवण बनेगा और जो कम क्रियाशील धातु B थी वो आपको अलग से विस्थापित प्राप्त हो जाएगी। नया टॉपिक है सक्रियता श्रेणी। आपके प्रश्न आता है सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, यह आपको पूछा जा सकता है। सक्रियता श्रेणी को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है, यह आपको कई यौगिकों के कई धातुओं के प्रतीक दे देंगे कि इनको उनके अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखिए या बढ़ते हुए क्रम में रखिए। जो ज़्यादा अभिक्रियाशील है उनको ऊपर रखा गया है, जो कम क्रियाशील है उसको सबसे नीचे रखा गया है। तो हम बात करते हैं सक्रियता श्रेणी। आपका उत्तर क्या होगा, सबसे पहले आपको पूछा जाएगा सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, तो धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में रखने पर जो श्रेणी बनती है धातुओं की उसको सक्रियता श्रेणी कहते हैं। कहने का मतलब सबसे सक्रिय धातु सबसे पहले रखी गई है और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु सबसे नीचे रखी गई है। तो इस तरीके से जो श्रेणी बनी, इस श्रेणी को कहा जाता है सक्रियता श्रेणी। इस सक्रियता श्रेणी का निर्माण किस घटना के आधार पर किया गया, तो इसका निर्माण किया गया वो विस्थापन अभिक्रिया के आधार पर किया गया। इनके लवण आपस में लेके देखे कि कौन किसको विस्थापित कर रहा है, कौन किसको विस्थापित नहीं कर रहा है। जो सबको विस्थापित कर देता है वो सबसे अधिक सक्रिय है, जो किसी को भी विस्थापित नहीं कर पाता है वो सबसे कम सक्रिय। यहाँ पे देखो सोडियम है, इनको विस्थापित कर सकता है, तो सोडियम की क्रियाशीलता अभिक्रियाशीलता इनकी तुलना में अधिक है, लेकिन सोडियम पोटेशियम को विस्थापित नहीं कर पाएगा। अगर सोडियम और पोटेशियम के लवण काम में लेंगे जलीय विलयन में, तो पोटेशियम धातु है वो सोडियम को तो विस्थापित कर सकती है, लेकिन सोडियम धातु पोटेशियम लवण में से, लवण के जलीय विलयन में से पोटेशियम को विस्थापित नहीं कर सकती। इसका मतलब सोडियम की क्रियाशीलता कम है, पोटेशियम की क्रियाशीलता अधिक है। तो इसको घटते हुए क्रम में रखा जाए तो पोटेशियम सबसे अधिक सक्रिय, सोडियम उससे कम, कैल्शियम उससे कम, मैग्नीशियम उससे कम, एल्यूमिनियम उससे कम सक्रिय, जिंक की क्रियाशीलता उनसे कम, ऊपर वालों से कम। इस तरीके से आयरन, फिर लेड, फिर इसके सापेक्ष हाइड्रोजन के सापेक्ष इनकी क्रियाशीलता अधिक। आपको ये भी पूछ सकता है ऐसे तत्वों के नाम लिखिए जिनकी क्रियाशीलता हाइड्रोजन के सापेक्ष अधिक होती है, तो ये ऊपर वाले क्या होंगे, हाइड्रोजन के सापेक्ष अधिक सक्रिय है। और नीचे वालों की जो क्रियाशीलता है और घटती जाएगी, कॉपर की उससे कम, पारे हाइड्रोजियम की उससे कम, अर्जेंटम यानी चांदी की उससे कम, और ओरम धातु है, सोना जो धातु है उसकी क्रियाशीलता सबसे कम होती है। तो आपने क्या देखा, पोटेशियम धातु की क्रियाशीलता तो सबसे अधिक आ रही है और सोना जो होता है उसकी क्रियाशीलता सबसे कम आ रही है। सोने को उत्कृष्ट धातु इसीलिए कहा जाता है कि ये किसी से क्रिया नहीं करता है। सोने के आभूषण इसीलिए बनाए जाते हैं कि ये किसी ऑक्साइड और कोई परत नहीं चढ़ेगी और ये चमकीला हमेशा, जब तक सोने का आभूषण रहेगा वो चमकीला दिखाई देगा। तो इस तरीके से इनकी क्रियाशीलता ऊपर से नीचे की ओर घटती जा रही है। अब आपको परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए, अनेक प्रकार के धातुओं के प्रतीक देकर के, तत्वों के प्रतीक देकर कह दे कि इनको घटती हुई क्रियाशीलता के आधार पर रखिए, तो आप ऊपर से नीचे आओगे। आपको प्रश्न पूछ लिया जाए बढ़ती हुई अभिक्रियाशीलता के आधार पर लिखिए, तो नीचे से ऊपर की जाओगे। आपको 3-4 उदाहरण दे दे और उसको पूछ ले, इनमें मिक्सिंग करके दे दे कि बताओ निम्न में से कौन सा सबसे अधिक सक्रिय है, तब आप देख लो जो सबसे ऊपर की ओर है वो सबसे अधिक सक्रिय है। आपको पूछा जा सकता है निम्न में से
सबसे कम सक्रिय या कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, तो नीचे की ओर जो इस कॉलम में नीचे की ओर आती है वो सबसे कम क्रियाशील है। उदाहरण के लिए आपको एक तो दे दे पोटेशियम, एक दे दे एल्यूमिनियम, एक दे दे मिक्सिंग करके दे दी एल्यूमिनियम, सोडियम, आयरन और लेड। आपको इसमें पूछ ले कि इनमें सबसे अधिक क्रियाशीलता कौन सी है, तो आप देखोगे इस तरीके से व्यवस्थित करोगे तो सोडियम सबसे ऊपर आ रहा है ना, तो सोडियम की अभिक्रियाशीलता सबसे अधिक है, आप उत्तर दे सकते हो। आपको कोई पूछ ले इसमें से सबसे कम क्रियाशीलता किसकी है, तो इनमें से सबसे नीचे कौन सा आ रहा है, पीबी लेड आ रहा है ना, सीसा, प्लम्बम, ये सबसे नीचे आ रहा है, तो आप लिख सकते हो कि ये सबसे कम क्रियाशील। आप कह दे इनको क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में लिखिए तो सोडियम सबसे ऊपर आएगा, फिर सोडियम के बाद में कौन सा आ जाएगा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद में कौन सा आएगा, आयरन, और आयरन के बाद में सबसे नीचे कौन सा आएगा, प्लम्बम। तो इस तरीके से ऊपर वाले की अभिक्रियाशीलता सबसे अधिक और नीचे वाले की सबसे क्रियाशीलता सबसे कम। तो आपको इस तरीके से तत्वों को, धातुओं को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम और बढ़ते क्रम में भी लिखा। अब इसका महत्व क्या है, ये हमें क्या जानकारी देता है, इसका महत्व है कि ऊपर वाली धातु जो होती है वो तो नीचे वालों को तो विस्थापित कर सकती है, लेकिन नीचे वाले धातु है ऊपर वाले लवण के विस्थापित नहीं कर पाएगी। तो हमें देखते ही पता चल जाता है कि कौन से दो लवणों के बीच में विस्थापन अभिक्रिया होगी, कौन से दो लवणों के बीच में विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी। जैसे मैग्नीशियम की धातु की प्योर छड़ ले ली और आयरन का चूर्ण ले लिया, फेरस सल्फेट ले लिया, तो आप देखोगे मैग्नीशियम की क्रियाशीलता अधिक है और आयरन की क्रियाशीलता कम है। तो इसकी क्रियाशीलता अधिक होने के कारण मैग्नीशियम क्या करेगा, आयरन को हटा देगा और मैग्नीशियम सल्फेट बना देगा और आयरन पृथक हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया हो सकती है, ये पता चलता है। लेकिन आपको कोई दो दे दे, कॉपर दे दे, धातु छड़ तो दे दे कॉपर, और लवण दे दे आयरन का सल्फेट, अब बताओ इसमें विस्थापन अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी। तो आप इन दोनों के स्थान देखोगे, कॉपर नीचे है मतलब कम क्रियाशील, आयरन ऊपर है मतलब अधिक क्रियाशील। इसका मतलब ये कॉपर इस आयरन को विस्थापित नहीं कर पाएगा और धातु हमें पृथक प्राप्त नहीं होगी। तो इससे हमें सक्रियता श्रेणी से पता चलता है कि विस्थापन अभिक्रिया किन दो लवणों के बीच में होगी या किन दो लवणों के बीच में नहीं होगी।